अगर पूरी दुनिया डूब रही हो और सिर्फ एक बच्चा इंसानियत बचा सकता है तो क्या एक माँ अपने ही बच्चे की कुर्बानी दे पाएगी? वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी? तो कहानी की शुरुआत में हम एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के रूम में अना को सोते हुए देखते हैं, जो कि अपने जाइन नाम के प्यारे से 5 साल के बच्चे के साथ रहती है। जाइन सुबह के वक्त अपनी माँ को लगातार जगा रहा होता है क्योंकि उसे करनी है स्विमिंग, मगर अना उसको स्विमिंग करने नहीं देती, तो वो बेड पर ही स्विमिंग जैसे करके यूं ही खेलकर बड़ा खुश होता है। दोस्तों, अना की बात करूं तो वो एक सिंगल मदर है जिसका पति कहाँ है और क्या है उनके बीच की रिलेशनशिप, ये सब आगे मूवी में पता चलेगा। लेकिन किसी वजह से अना जाइन को स्विमिंग नहीं करने देती, पता नहीं क्यों। साथ ही जाइन चाहता है कि उसकी माँ आज काम पर ना जाए, इसीलिए वो अपनी माँ से कहता है कि आज आप छुट्टी ले लो और पूरा दिन मेरे साथ खेलो ना। लेकिन अना जल्दी से उठकर नाश्ते की तैयारी करने लग जाती है। इस दौरान दोस्तों उसे पता चलता है कि बाहर बहुत ही तेज बारिश है, तो अब वो जॉब पर जाने का अपना इरादा बदल लेती है। इसी बीच जाइन अना से उसका आईपैड मांगकर एक ड्राइंग बनाता है। तभी अना को आता है उसकी माँ का फोन, जो कि अना का हालचाल पूछने के लिए कॉल की थी। तो माँ का फोन करने के बाद दोस्तों अचानक से वो देखती है कि उसके घर में पानी भर रहा है, जो कि सामने की खिड़की से आ रहा है। और यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, अना इस अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर रहती है। आश्चर्य यार, जहाँ से बाहर खिड़की के जरिए देखने पर चारों तरफ पानी ही पानी मौजूद है। मतलब दोस्तों फ्लड यानी कि बाढ़ आ चुकी है। बाहर लगातार पानी बहता जा रहा होता है और अना के घर में भी तेजी से पानी भर रहा होता है। फिर अना जल्दी से सिचुएशन को समझने के लिए इमरजेंसी अनाउंसमेंट को सुनती है। तो उसमें बताया जा रहा होता है कि भारी बारिश की वजह से लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, जल्द ही इस अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल भी पानी में डूब जाएगी, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग ऊपर के फ्लोर्स पे पहुंचे। और यहाँ दोस्तों जायन इतना सारा पानी देखकर बड़ा एक्साइटेड हो गया था और वो इस पैनिक सिचुएशन में अना से स्विमिंग करने की जिद करता है कि माँ स्विमिंग करते हैं ना। अब बच्चे को क्या पता ये बाढ़ है, तो अना उसको डांट कर जल्दी से अपना सामान वगैरह पैक करने में लग जाती है, जैसे कपड़े और बाकी जरूरत की चीजें। इसी बीच अना को एक कॉल आता है। ये कॉल अना की कंपनी के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का होता है, जो कि अपना नाम हीजो बताता है। हीजो उससे कहता है कि आप हमारी डार्विन कंपनी के इमोशन इंजन डेवलपमेंट टीम की रिसर्चर्स में से एक हैं, तो मैं यहाँ आपकी जान बचाने के लिए आया हूँ। अगर आप सामान पैक कर रही हैं तो वो सब छोड़कर सिर्फ जायन के साथ ऊपर की तरफ आए, मैं जल्दी से आपके पास पहुंच जाऊंगा। ये सुनते ही अना वैसा ही करती है दोस्तों। वो सारा सामान छोड़कर जायन को ढूंढने में लग जाती है, जो कि अपनी माँ से डांट खाने के बाद एक अलमारी में छुप गया था, जिससे फिर अना माफी मांगती है कि अरे माफ कर दे छोटू मुझे, और फिर उसे अपनी पेट पर लाद कर बाहर जाती है, जहाँ हर तरफ लोग भाग दौड़ कर रहे होते हैं। पूरा अफरा तफरी का माहौल होता है दोस्तों। और आगे बाहर पानी का प्रचंड रूप और मौत का मंजर देखकर अना जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागती है, क्योंकि जाहिर है दोस्तों ऐसे में लिफ्ट तो काम करेगी नहीं। अना देखती है कि सीढ़ियों पर लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वहाँ पर हद से ज्यादा भीड़ होने के कारण सभी अटके होते हैं। तो अना जल्दी से जाइन को लेकर पीछे के रास्ते से सीढ़ियों पर चढ़ती है। अब यहाँ इस पानी को देखकर जाइन कहता है कि माँ अच्छा हुआ आपने मुझे रोक लिया, इस पानी में तो मैं डूबी जाता, मुझे नहीं पता था कि बाहर इतना सारा पानी है। खैर दोस्तों अना 2 फ्लोर्स तक चढ़ जाती है, जिस दौरान वो देखती है कि कैसे लोग चीख चिल्ला रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और पानी में कई लोगों की लाशें भी तैर रही हैं। तो अना जब आगे की फ्लोर की सीढ़ी पर पहुंचती है ना, तो वहाँ पे बहुत सारा कबाड़ मतलब कि भारी सामान रखा होता है, आगे जाने का रास्ता ब्लॉक होता है। तो अना बाउंड्री पर चढ़कर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिसल कर गिरने से बाल बाल बचती है बेचारी। अब इस सामान को हटाना या आगे जाना मुमकिन नहीं था, तो अना उस फ्लोर की मेन सीढ़ियों की तरफ जाती है, जहाँ वो देखती है कि इस फ्लोर में भी लोग घबराए हुए हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ अना जब ये सब देख रही होती है, तभी अचानक से उसको एक आवाज आती है। ही जो आ चुका था दोस्तों, वही कंपनी वाला, वो अभी अना को ढूंढ ही रहा है और अना का नाम लेकर बुलाने की वजह से अना भी उसे आवाज देती है। तो फिर ही जो अना को जाइन के साथ दूसरी तरफ आने का इशारा करता है। पर इसी बीच दोस्तों जाइन अना के हाथ से छूटकर एक फ्लैट में जाने लग जाता है, जहाँ पे काफी लोग मौजूद होते हैं और अना भी देख लेती है कि जाइन उस फ्लैट में चला गया है। तो अब अपने बच्चे को बचाने के लिए वो भी जाती है उसके पीछे पीछे, लेकिन जाइन गायब हो चुका था यार, पता नहीं कहाँ चले गया। अना उसको ढूंढ ही रही होती है कि तभी अना की नजर खिड़की से बाहर की तरफ जाती है, जहाँ एक बड़ी सी लहर काफी सारा पानी लेकर इनकी तरफ बढ़ रही होती है। इस लहर के टकराने की वजह से ये पूरा फ्लोर डूब जाता है और अभी फिलहाल अना पानी के अंदर होती है, जो कि किसी तरह जाइन को ढूंढकर उसको जल्दी से बचाने की कोशिश करती है। जाइन पानी में डूबने की वजह से बेहोश हो चुका था। अना को भी यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलता दोस्तों। तभी वहाँ पे ठीक सही वक्त पे हीजो आ जाता है, जो कि दोनों को वहाँ से बचा के निकालता है। फिर अना हीजो का शुक्र अदा करती है, क्योंकि पानी से बाहर आने के बाद जाइन को होश आ चुका है। ठीक है मतलब वो अब यहाँ जाइन को हीजो अपनी गोद में लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो अना के साथ ही रहना चाहता है। तो अना हीजो से कहती है कि मैं उठा लूंगी इसको। फिर वो इन दोनों को बताता है कि आप लोगों को बचाने के लिए एक चॉपर ऊपर छत पे आने वाला है, तो हमें जल्दी से ऊपर पहुंचना होगा कैसे भी करके। फिर अना हीजो के पीछे पीछे चल देती है दोस्तों, जहाँ सीढ़ियों पर वो हीजो से सवाल भी करती है कि ये पानी नमकीन था, जाहिर है ये बारिश का पानी तो है नहीं। तब हीजो कहता है कि अभी 3 घंटे पहले एक एस्टेरॉयड आकर अंटार्कटिका से टकरा गया, जिससे सारी बर्फ पिघल गई और फिर इस तबाही की शुरुआत हो गई। जापान तो अभी तक आधा डूब चुका है, जल्दी कोरियन भी डूबने वाले हैं। तो अना सवाल करती है कि इस बारे में साइंटिस्ट या बाकी लोगों को नहीं पता था क्या? हीजो कहता है पता था, मगर वो ना तो इसको रोक सकते थे और ना ही किसी को बचा सकते थे, इसीलिए उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। बाकी बस ये समझ लो कि आज दुनिया और इंसानियत का आखिरी दिन है। अना कहती है कि यार ऐसा अगर है तो मुझे बचाने क्यों आ गए तुम? तो हीजो जवाब देता है कि आप एरी गैरी AI डेवलप
डेवलपमेंट कंपनी में काम नहीं करती, बल्कि आप यूएन के डार्विन रिसर्च सेंटर का हिस्सा हैं। आपने और आपकी बॉस ने मिलकर एआई के लिए इमोशन इंजन बनाया। मतलब आपने एआई के अंदर इमोशन डाले, तो आपको बचाना और शेल्टर होम तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, खासकर को तब जब आपकी बॉस और उनका बच्चा दोनों ही लापता हो। शायद वो इस पानी में कहीं डूब गए हो और शेल्टर में पहुंचने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि डार्विन रिसर्च सेंटर मानवता को बचाने की कोशिश कर रहा है। रिसर्च टीम ने इंटेलिजेंस और प्रजनन क्षमता डालकर सिंथेटिक इंसान को बना तो दिया, लेकिन उसके अंदर इमोशन डालने का काम आपका है, क्योंकि आपने इमोशन इंजन बनाया है। साथ ही ये सारी चीजें आपको पहले से पता थी कि हम आपके पास एक न एक दिन जरूर आएंगे और आज सभी पृथ्वी के इंसान मारे जाएंगे, लेकिन ये एआई से बने सिंथेटिक इंसान ही वापस से इंसानियत को फिर से जिंदा करेंगे। तो अब आप जल्दी से ऊपर चलो। दोस्तों, अना जैसी आगे बढ़ती है ना, वैसे जायन कहता है कि उसे बहुत ही तेज का प्रेशर आया है, यानी कि उसे टॉयलेट करना है। तो अब अना उसको कुछ देर कंट्रोल करने के लिए बोलती है और ये देखकर हीजो दोनों को ऊपर अपने साथ एक फ्लोर के अपार्टमेंट में लेके जाता है, जिसका दरवाजा खुला होता है। यहाँ हीजो दोनों को इसीलिए लेकर आया ताकि जायन वॉशरूम यूज कर सके। तो अब जल्दी से अना जायन को वॉशरूम में बिठाकर हीजो के पास आती है, जो कि किसी से फोन पे बात कर रहा होता है। यहाँ हीजो सवाल करता है कि तुमने इंसान को नई नस्ल बनाने के लिए इस इमोशन इंजन को क्यों बनाया? इमोशन इंजन आखिरकार वही फीलिंग्स हैं जो इंसानों के अंदर होती है, तो क्या कुछ और नहीं बना सकती थी तुम? ये मतलब इमोशन इंसानों से बेहतर भी तो हो सकते थे। लेकिन फिर अना सवाल करती है कि इंसानी इमोशंस में क्या गलत है, बताओ जरा। तो हीजो बड़ा एक एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि ऊपर जो हेलीकॉप्टर आने वाला है और उसके बारे में अगर सभी को पता हो तो लोग खुद को और अपने परिवार को जान बचाने के लिए एक दूसरे को धक्का मारकर चढ़ने की कोशिश करेंगे, और यही चीज तुम भी करोगी, क्योंकि हर किसी को अपना परिवार प्यारा होता है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं मानता हूँ। मगर इंसानी इमोशन झूठे होते हैं। इंसान वक्त आने पर अपनी इंसानियत ही भूल जाता है। मैं तो बस यही देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर में करोगी क्या तुम भी उन्हीं इंसानों की तरह हो जो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ अपने परिवार को बचाने की सोचते हैं, या फिर तुम्हारे अंदर कोई दूसरी क्वालिटी है? बताओ। बचपन में मेरी माँ ने भी मुझे एक एक्सीडेंट के वक्त छोड़ दिया था मरने के लिए, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी। तो वो चीज मुझे आज तक याद है, इसलिए मुझे इंसानों को ऐसी घड़ी में फैसला करते देखकर बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, इस तरह ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो हीजो देखता है कि पूरे फ्लोर पर गैस की पाइपलाइन से गैस लीक हो रही है। तो वो जल्दी से अना और जायन को लेकर वहाँ से निकलता है, मगर गैस की वजह से सभी तरफ धमाका हो रहा था और अब ये लोग सीढ़ियों तक नहीं जा सकते थे। ये देखकर हीजो जल्दी से बाउंड्री पर चढ़कर ऊपर के फ्लोर पे चढ़ जाता है और फिर वो अना से जायन को उसको देने के लिए कहता है। इसी दौरान दोस्तों, अना बाउंड्री से फिसलकर पानी में गिर जाती है, मगर जायन को हीजो ने पकड़ के रखा हुआ था। अना पानी में डूब रही थी तो तभी उसे वो पल याद आता है जब वो अपने पति और जायन के साथ गाड़ी में कहीं घूमने जा रही थी। उस दौरान दोस्तों इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और कार पानी में गिर गई, जिसके बाद अना तो तैरकर ऊपर आ चुकी थी, लेकिन अना का पति का पैर वहीं फंस गया था। तो वो अना को इशारा करता है कि पहले जायन को बचाओ। अना ठीक ऐसा ही करती है, लेकिन फिर इसके बाद अना का पति मर जाता है दोस्तों। इसीलिए अना कभी जायन को स्विमिंग करने नहीं देती थी, यही रीजन था। खैर, प्रेजेंट में आ जाते हैं। अना पानी में तैरकर किसी तरह ऊपर तो आ जाती है फ्लोर में, जिसे फिर हीजो आवाज देकर ऊपर के फ्लोर में जल्दी आने के लिए कह देता है। अभी ये दोनों दोस्तों 18वें फ्लोर पर पहुंचे होते हैं और इनको जाना है 30वें फ्लोर पे। अना जब ऊपर सीढ़ी चढ़ रही होती है तो उसे लिफ्ट से एक बच्ची की आवाज आती है, जिसका नाम होता है जिसो। जिसो बेचारी लिफ्ट में फंस गई थी। अब अना लिफ्ट का दरवाजा खोलकर बाहर निकालने की उसे कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि पानी की तेज लहर अचानक से आने की वजह से जिसो मारी जाती है दोस्तों, और अना किसी तरह पानी में तैरते तैरते ऊपर के फ्लोर तक पहुंच जाती है, जहां हीजो उससे कहता है कि देखो जायन को क्या हो गया है। और यहाँ ठंड की वजह से जायन थोड़ा कांप रहा था। अब हीजो तो चाहता था कि कैसे भी करके 30वें फ्लोर तक पहुंचा जा सके, लेकिन अना अपने बच्चे को होश में लाने की पूरी कोशिश में लगी होती है। वो उसको लेकर दोस्तों एक ओल्ड कपल के फ्लैट में घुस जाती है और यहाँ पे अना से हीजो एक बहुत ही अजीब बात बोलता है कि तुम चाहो तो जायन के डेटा का बैकअप लेकर उसे फिर से आज सुबह के जैसा बना सकती हो। और ये बात सुनकर अना बड़ा गुस्सा करती है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, आगे पता चलेगा। दरअसल अना और उसकी बॉस ने मिलकर इमोशन इंजन बनाया था। दोनों ने उस इमोशन इंजन और एआई का इस्तेमाल करके 2 बच्चे बनाए, जिसमें से एक को अना की बॉस ने रख लिया और एक को अना को रखना पड़ा, जो कोई और नहीं दोस्तों बल्कि जायन है। अना ने इमोशन इंजन के जरिए जायन नाम के इस सब्जेक्ट को बनाया, जिसे वो अपने पति की मौत के बाद अपने पास नहीं रखना चाहती थी। लेकिन फिर वक्त के साथ जायन से कोई रिश्ता नाता न होते हुए भी वो उसकी माँ बन गई। प्यार हो गया दोनों में, माँ बेटे वाला। हालांकि अना को उसकी बॉस ने ये बताया था एक बार कि देख लेना, एक न एक दिन रिसर्च सेंटर के लोग जायन को और जो बच्चा मेरे पास है उसको लेने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि आगे भी कई सारी रिसर्च करनी है इन पे। तो अना को पता था दोस्तों कि एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन जायन उससे दूर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जायन के साथ वो इतने टाइम से रही तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया स्ट्रॉन्ग वाला माँ बेटे का। और अभी वो जायन को गर्म पानी पिलाकर उसे ठीक करती है। जायन की हालत नॉर्मल होने के बाद अना देखती है कि बारिश बंद होकर धूप निकल गई है, और ये देखकर हीजो बड़ा खुश होता है। उसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब हीजो अना से कहता है कि डार्विन रिसर्च सेंटर इंसानों की नई नस्ल को बना रहा है,
ताकि इंसानियत पृथ्वी से विलुप्त न हो जाए। तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि तुम्हें जायन को शेल्टर में ही छोड़कर आगे अकेले जाना होगा। जो चीज जानकर अना खुश नहीं होती दोस्तों, पर वो कुछ बोलती भी नहीं है। इसी दौरान दोनों देखते हैं कि बारिश दोबारा से शुरू हो चुकी है और अब पानी और भी तेजी से आ रहा है। ये देखकर हिजो तुरंत जायन और अना को लेकर वहाँ से भागता है। इस फ्लैट में रह रहे बुजुर्ग कपल को अना थैंक यू बोलकर चली जाती है। बाकी इस कपल ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था दोस्तों। काफी तेजी से बाकी फ्लोर्स पर भी पानी भर रहा होता है। अब ऊपर जाते वक्त एक फ्लोर पर अना एक प्रेग्नेंट औरत को देखती है जिसकी डिलीवरी होने वाली है। उस औरत का पति अना से मदद मांगता है, मगर अना मजबूर है दोस्तों। उसकी मदद किए बिना माफी मांगकर ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, पर अना 29वें फ्लोर पर जाकर रुक जाती है, जहाँ वो हिजो से सवाल करती है कि जायन को छोड़ना जरूरी है क्या, मतलब कोई और रास्ता नहीं है क्या। वो इसीलिए कह रही है दोस्तों क्योंकि वो जायन को छोड़ना नहीं चाहती। अब तो हिजो उसको समझाता है कि ये तुम पहले से जानती थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन जायन तुमसे अलग हो जाएगा। जानती थी ना, बॉस ने भी बताया था, और तुम्हारी ही तरह तुम्हारी बॉस ने भी अपने बच्चे के साथ भागने की कोशिश की और वो मर गई। अब सिर्फ जायन इंसानों की आखिरी उम्मीद है। साथ ही तुमने इसे बनाया है तो तुम ही इसे सक्सेस कर सकती हो। हिजो की बात मानकर जैसे वो 30वें फ्लोर पर अना पहुंचती है ना, वैसे ही जायन को उससे अलग कर दिया जाता है। ये लोग जायन की बॉडी को काट कर उसके अंदर का सारा डेटा बैकअप में ले लेते हैं। और ये सब कुछ देखकर जायन हेलीकॉप्टर से आए लोगों से भीख मांगता है कि मुझे मत करो ऐसा कुछ। तभी चॉपर से आया वो आदमी अना से कहता है कि तुम्हें सच में लगता है क्या कि यहाँ कोई शेल्टर होगा? कोई शेल्टर वेल्टर नहीं है। और उसके इतना कहते ही हिजो को भी गोली मार दी जाती है। बेचारी अना बहुत रोती है दोस्तों। क्या करती, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि ये मेरी गलती है, मुझे आना ही नहीं चाहिए था इतनी ऊपर 30वें फ्लोर तक। लेकिन अब अना को बताया जाता है कि यहाँ से आगे तुम ही जा पाओगी, बाकी सारे इंसान मारे जाएंगे। पृथ्वी के पानी में डूबने के दौरान 7 अलग अलग जगहों से रॉकेट स्पेस में छोड़े जाएंगे, जिसमें तुम्हारे साथ बाकी के 49 रिसर्चर्स होंगे जिन्होंने लैब में इंसानी शरीर तो तैयार कर लिया है, लेकिन उसमें इमोशन तुम ही डाल सकती हो। तुमने ही कहा था कि एक इंसान में इमोशन डालने के लिए उन्हें जायन की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह दोस्तों जायन का सारा डेटा एक बॉक्स में करके अना के साथ स्पेस में भेज दिया जाता है। इस रिसर्च टीम का मकसद है इंसानियत को विलुप्त होने से बचाना, क्योंकि अगले कुछ ही मिनट्स में हजारों उल्कापिंड पृथ्वी पर बरसकर नष्ट कर देंगे सब कुछ। अब ये सब होने के साथ कहानी एक अलग सा मोड़ लेती है। अना अपनी टीम से बताती है कि उसने बच्चा तो बना लिया, लेकिन अब वो माँ को सब्जेक्ट बनाकर टेस्ट करेगी जब तक उसमें इमोशन नहीं आ जाते। फिर ये लोग इस माँ के लिए एक सिमुलेशन चलाएंगे जिसमें बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाएगा और माँ को अपने बच्चे को अलग अलग मुसीबत में जाकर सामना करके ढूंढना होगा। जितनी बार वो फेल होगी उतनी बार ये लूप फिर से रिपीट होगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक माँ अपने बच्चे को ढूंढ नहीं लेती। अगर उसने ढूंढ लिया तो इंसानी माँ बच्चे की AI की इंटेलिजेंस और इंसानी इमोशन से बने इंसानों की नई नस्ल तैयार हो जाएगी। और अगर माँ बच्चे को नहीं ढूंढ सकी तो इंसान पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। ये सारी चीज जब अना बता रही होती है तो उस दौरान दोस्तों उल्कापिंड इनके रॉकेट से भी टकरा जाता है और इससे जाहिर है अना की जान चली जाती है। लेकिन सीन कट होता है और हमें अना को उसके घर में सोते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं ये कहानी थोड़ी सी कंफ्यूज जरूर रहेगी, तो ध्यान रखना इस बात का, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे सब कुछ आपको क्लियर कर दें। दरअसल जो सिमुलेशन की बात अभी तक हो रही थी ना, वो चालू हो चुका था। अना ने मरने से पहले अपने साथी रिसर्चर से बोला कि वो उसके टेस्ट सब्जेक्ट यानी कि माँ में उसकी यादें और इमोशन डाल दे। अब अना ने ऐसा क्यों किया दोस्तों, ये आगे पता चलेगा, मगर अभी आप इतना समझ लीजिए कि जायन एक सिंथेटिक इंसानी बच्चा है जिसके अंदर इमोशन है और वो ठीक से काम कर रहा है। और अब इनका प्लान है उसी तरह माँ को टेस्ट सब्जेक्ट बनाकर माँ में इमोशन डालने का। जिस तरह बच्चे में डाले उस तरह माँ में भी इमोशन डालने का, क्योंकि वो भी AI से बनी सिंथेटिक इंसान ही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अना जब अपने कमरे में सोकर उठती है तो जायन उसको जगा रहा होता है और उसके कमरे में चारों तरफ पानी ही पानी मौजूद है। अना के जागते ही हिजो का कॉल आता है जो कि वही सारी बातें रिपीट करता है कि मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ, आप तैयार है ना, आपको लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाएगा ऊपर छत में। लेकिन दोस्तों इस बार जायन अपनी माँ से एक बात उसके फोन पर होने के दौरान लगातार बोल रहा होता है कि उसने कल एक सपना देखा जिसकी ड्राइंग उसने अपने आईपैड में बनाकर अना के फोन में भेजी हुई है। अपनी माँ को बताता है वो, लेकिन यहाँ पे अना जायन को डांट देती है और वो अलमारी में जाकर बैठ जाता है छुप के, जिसे जाकर अना कहती है कि मैंने तुम्हें गलती से डांट दिया बेटा, मुझे माफ कर दो, हमें यहाँ से चलना होगा क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है बाहर। अब अना को ये याद जरूर था कि उसे हिजो से अपने बच्चे को बचा कर रखना होगा, क्योंकि फिलहाल अना को ये लग रहा है कि हिजो भी उन हेलीकॉप्टर वालों से मिला हुआ है और वो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे। ये है अना की मेंटालिटी अभी। लेकिन अभी इस लूप में दोस्तों हिजो भी आ जाता है, जिसके पास पहुंचने से पहले अना जायन को पीठ पर लादकर बाउंड्री पर चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें वो पानी में गिर जाती है। फिर किसी तरह जायन के साथ पानी से निकलती है। इसके बाद वो जायन को ऊपर की मंजिल पे चढ़ा देती है, फिर खुद किसी तरह ऊपर आती है, मगर जायन अब वहाँ पे नहीं होता। पता नहीं कहाँ खो गया यार। अब इस पॉइंट पर दोस्तों हिजो उसके पास आता है और जायन की फोटो दिखाते हुए कहता है कि जिसे तुम ढूंढ रही हो क्या ये वही है, क्योंकि उसने जब जायन जा रहा था उस समय उसकी फोटो ले ली थी। अब वो अना को दिखाकर कहता है कि क्या यही तुम्हारा बच्चा है। अना भी वो देखकर हाँ कहती है और जल्दी से अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जाती है। जिस दौरान दोस्तों वो किसी तरह हिजो से पीछा छुड़ा
उड़ाकर पानी में कूद जाती है। दरअसल ये लूप बार बार अना के साथ रिपीट हो रहा है। हम अना की टी शर्ट में नंबर को बदलते हुए देखते हैं, जो समय के साथ लूप्स को दर्शाता है। मतलब जितनी बार अना जायन को ढूंढने में नाकाम हुई, उतनी बार ये लूप चला। तो अब मैं आपको सीधा बिना रुके पूरा लूप बताऊंगा। बाकी दोस्तों आप अना की टी शर्ट देखकर समझ जाना कि वो लूप नंबर है। तो अब पानी में कूदने के बाद अना जल्दी से दूसरी मंजिल में पहुंच जाती है, जहां उसे वही लिफ्ट से जीसू की आवाज आती है। वही लड़की दोस्तों इस बार अना जीसू की मदद करना तो चाहती है और वो एक डंडे को तोड़कर लिफ्ट खोलने जाती है, जिस दौरान वो कुछ लड़कों को देखती है जो कि इस बाढ़ के वक्त लोगों को लूट रहे होते हैं। मगर इस समय अना उनको नजरअंदाज कर देती है और वो उस डंडे की मदद से बड़ी मुश्किल से जीसू को लिफ्ट का दरवाजा खोलकर बाहर निकालती है। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करना दोस्तों, अना के अंदर दूसरों के लिए भी फीलिंग्स आ रही है, दूसरों को बचाने के लिए। पहले वाले कई लूप्स में वो जीसू को बचाने में फेल हुई, लेकिन फिर इस लूप में वो उसे बचा लेती है। तो जीसू अब अपने दादा दादी के पास जा रही होती है, जिस पर अना उसे बचाने के बाद उससे कहती है, तुम ऊपर की तरफ बढ़ो, तुम्हारे दादा दादी वहीं पर होंगे। अना साथ ही जीसू को अपने बेटे के बारे में बताती है कि उसका कद यह है, हुलिया ऐसा है, कहीं भी दिखे तो उससे कहना उसकी माँ उसे ढूंढ रही है। अब जीसू अना की बातें सुनकर कहती है कि जब मैं लिफ्ट में थी तो मैंने कुछ चोर लड़कों की आवाजें सुनी थी, जो कि एक बच्चे को परेशान कर रहे थे, उससे उसकी मम्मी के बारे में या उसका पता पूछ रहे थे। अना समझ जाती है दोस्तों कि जीसू उन चोरों की बात कर रही थी जो उस समय आए थे। तो अब वो उन चोरों के पास अपने बेटे के बारे में पता लगाने के लिए पहुंच जाती है। और यहाँ अना को उन चोरों से कई बार मुठभेड़ भी होती है, पर कई बार लूप दोहराने के बाद वो आखिर में उनको टक्कर दे देती है दोस्तों। मगर लास्ट में उसको हीजो देख लेता है, जिसे जीसू लेकर आई थी अना तक। हीजो दोनों चोरों को बुरी तरह से मारता है और फिर दोनों चोर हीजो से बताते हैं कि हम तो बस उस बच्चे के साथ थोड़ी मस्ती कर रहे थे, हमने सोचा अकेला है तो बस खेल लेते हैं उसके साथ, हमने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद दोस्तों जीसू अना और हीजो के साथ अपने दादा दादी के फ्लैट में जाती है, जो कि वही ओल्ड कपल है जिन्हें मूवी में हमने पहले देखा था। तो जीसू यहाँ अपने दादा दादी के पास रुकना चाहती है, जबकि अना उसको मना करती है कि चलो हमारे साथ। लेकिन जीसू कहती है कि आपकी ऐसी स्थिति में अपने बेटे को छोड़ देती, नहीं ना, उसी तरह मैं भी इन्हें नहीं छोड़ना चाहती। और फिर जीसू को बाय बोलकर अना वहाँ से ऊपर की तरफ चलती है। इस दौरान दोस्तों हीजो उसे कहता है कि तुम चौपर तक चलो, बाकी तुम्हारे बेटे को रिसर्च टीम के लोग ढूंढ लेंगे। लेकिन अना उससे कहती है कि जायन जब भी नाराज होता है ना, तो वो अलमारी के अंदर जाकर छिप जाता था, तो हमें बस हर फ्लोर के फ्लैट की अलमारी को चेक करना है, इसमें तुम मेरी मदद करो प्लीज। हीजो यहाँ सोच में पड़ जाता है कि जैसे ये सब पहले भी हो चुका हो। अब हीजो को ऐसा क्यों फील हुआ ये आगे पता चलेगा। तो अब अना ऊपर जाते हुए उसी प्रेग्नेंट औरत को देखती है, जिसके बच्चे की डिलीवरी करवाकर वो उसकी मदद करती है। अना ने अपनी सारी गलतियों को ठीक कर लिया था। इसी दौरान अना को याद आता है कि जायन ने एक बार उससे कहा था कि उसने आईपैड में किसी तरह की ड्राइंग बनाई हुई है और उस ड्राइंग को उसने अना को भेजा भी होता है दोस्तों। और जो भी चीज उसने ड्राइंग में बनाई थी वो चीज जायन ने अपने सपने में देखी थी। तो अना फोन चेक करती है तो उसमें दोस्तों अना की तस्वीर होती है और साथ में हेलीकॉप्टर, यानी कि जायन को ये सारी चीजें याद थी और उसने ये फोटो अना को कई बार भेजी भी थी। तो अना को भी अंदाजा हो जाता है कि ये लूप कई बार चल रहा है। साथ ही वो ये भी समझ जाती है कि शुरुआत से जैन को सब कुछ याद था और उसे पता चल गया था कि अना आखिर में उसको छोड़ देगी। हाँ दोस्तों, जायन को भी सब कुछ पता चल रहा था, इसीलिए तो वो बार बार छुप रहा था। जायन भी दोस्तों एक सिंथेटिक बॉय है, आधा एआई आधा वैसा ह्यूमन। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये कोड्स बैठ गए थे कि अब ऐसा होने वाला है, अब ऐसा होने वाला है, क्योंकि उसे पता था कि अगर हम दोनों साथ में रहे तो आखिर में हमें अलग कर दिया जाएगा। इसलिए वो छुपने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी माँ दोस्तों 30वीं मंजिल तक पहुंचे ही ना और उसको ढूंढने में टाइम बर्बाद हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे जायन ऐसा क्यों कर रहा है, इसका डीप एक्सप्लेनेशन आगे दूंगा आपको। अब अना को ऊपर की मंजिल से हीजो की आवाज आती है, जो कि अना से कहता है कि मुझे जायन मिल गया। अना तुरंत वहाँ जाकर देखती दोस्तों, मगर ये तो अना को पकड़ने की चाल थी सिक्योरिटी टीम के लोगों और हीजो की। यहाँ जायन तो था ही नहीं। फिर अना को एक इंजेक्शन लगाकर उसे एक तरह से बेहोश कर दिया जाता है, जो कि बेहोशी की हालत में बड़बड़ाते हुए हीजो से कहती है कि देखना ये लोग आखिर में तुम्हें भी मार डालेंगे, याद करने की कोशिश करो, हम पहले भी मिल चुके हैं। ये सुनते ही हीजो तुरंत सिक्योरिटी के लोगों से लड़कर अना को बचाता है दोस्तों। और फिर अना से पूछने पर उसे पता चल जाता है कि वो बस इस सिमुलेशन का हिस्सा है, जिसका अब बस एक ही मकसद है, अना को किसी भी तरह जायन तक पहुंचाना। और वो अना को बचाने के बाद उसका साथ देते हुए उस सिक्योरिटी वालों से लड़ते हुए 30वें फ्लोर तक पहुंच जाता है। इस दौरान भी दोस्तों अना और हीजो बार बार मरते हैं, कई बार मरते हैं और लूप रिपीट होता है। और अना का ये लूप 21,000 से ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। 30वें फ्लोर की अलमारी में अना जब देखती है तो उसे उसमें जायन मिल जाता है, जिससे अना कई बार माफी मांगती है रोते हुए, क्योंकि उसने जायन को छोड़ दिया था। अब इस पर जायन धीरे से कहता है कि नहीं माँ, आपने मुझे छोड़ा नहीं था, बल्कि आपने मुझे यहाँ इंतजार करने के लिए कहा था। इसी के साथ दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जब रिसर्च सिक्योरिटी टीम के लोगों ने जायन को अना से दूर किया था, तब एक बार अना किसी तरह जायन के गले लग गई थी और उसने धीरे से उसके कान में कहा था कि जब भी तुम्हारी आंख खुले तो जल्दी से पीछे की अलमारी में जाकर छिप जाना बेटा, मैं वापस आकर तुम्हें ढूंढ लूंगी। बस दोस्तों, तो अभी तक जायन अपनी माँ का इंतजार कर रहा था, जिसे लेकर जब अना वहाँ से सिक्योरिटी के लोगों से दूर भागने की कोशिश करती है तो यहाँ जायन से मिलने के साथ ये लूप हो जाता है पूरा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब अना को ले जाने वाले रॉकेट से कॉमेट टकराया तो उसमें अना घायल हो गई थी, और जब उसे बचाने लोग गए तो उनसे घायल पड़ी अना ने बोला कि मैं टेस्ट सब्जेक्ट बनूंगी, आप मेरी यादें और इमोशंस को टेस्ट सब्जेक्ट में
डाल दें। मेरा बेटा सिमुलेशन में मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं उसे ढूंढकर उससे अपना किया हुआ वादा पूरा करना चाहती हूँ। हाँ दोस्तों, ये आइडिया अना का ही था कि वो पहले इमोशन इंजन की मदद से एक बच्चे को बनाएंगे, क्योंकि किसी बड़े को बनाने पर उसे तजुर्बे के जरिए सिखाकर इमोशन देने पड़ेंगे, मगर एक 5 साल के बच्चे को उसके जज्बात और फीलिंग्स के साथ बनाना आसान होगा। इसीलिए इन्होंने 2 बच्चों को बनाया। बाकी फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो तो आप जानते ही हैं। अना ने इस सिमुलेशन का टेस्ट सब्जेक्ट खुद को बनाया और आखिर में ये सिमुलेशन पूरा हुआ। इससे मानव जाति विलुप्त होने से बच गई लूप के खत्म होते ही। अब हम अना को रॉकेट में जायन के साथ देखते हैं, जो कि पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे थे, जहां दोस्तों अब वापस से सब कुछ पहले जैसा हो रहा होता है और ये दोनों इंसान की नई तरह की नस्ल की शुरुआत करेंगे, जिन्हें देखकर बचे हुए रिसर्चर्स और भी ऐसे सब्जेक्ट्स बनाकर मानवता को विलुप्त होने से बचा लेंगे। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों कहा कि इन्होंने मानव जाति को विलुप्त होने से बचा लिया, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट, इस सिमुलेशन का जो मेन मकसद था वो था किसी सब्जेक्ट में प्योर इमोशन डालना। और वो सब्जेक्ट बनने के लिए कौन तैयार हुई? अना, क्योंकि असली में तो मर गई थी, लेकिन उसने खुद का सिंथेटिक और एआई मिलकर बनाया। लेकिन उसमें वो पूरा देखना चाह रहे थे कि इमोशन सही तरीके से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, जो भी हमने पूरी मूवी में देखा वो रियल नहीं था, वो सिमुलेशन का पार्ट था, एक ट्रेनिंग का पार्ट था, जहां पर इसका मेन मकसद था अना को बार बार ऐसी सिचुएशन में डालना जहां पर वो डिसीजन ले, सोचे, इमोशन फील करे। और जो इसमें बच्चा था जायन, वो भी एक तरह का एजेंट था, क्योंकि वो भी आधा सिंथेटिक था, आधा एआई था। और जो हीजो था दोस्तों, उसकी कोई क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन उसको भी हम एक सब्जेक्ट मान लेते हैं। अब देखो, ये एक तरीके का कोई गेम था, जहां पर पूरे गेम का मकसद ये था कि अना बार बार सिचुएशन फील करे, डिसीजंस को लेके अब यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है। और जो अपना जायन था वो जानबूझ के छुप रहा था दोस्तों, क्योंकि जब वो अपनी माँ से बिछड़ेगा तभी तो अना बार बार सोच पाएगी, इसलिए वो जानबूझ के छुप जाता था। और फिर जो अपना हीजो है, ये जानबूझ के अना के पास जाता था कि तुम्हारे बच्चे को ढूंढना है, ताकि वो मतलब कैसे रिएक्ट करे, कैसे सोचे। यही इस पूरे सिमुलेशन का मेन मकसद था। और आखिर में वो पूरे अच्छे से सोच समझकर अपने बच्चे को बचा लेती है। तो इस तरह ये पूरा सफल हो गया, ये जो सिमुलेशन था। और यहाँ पे दोस्तों ये कहानी खत्म होती है। बाकी बहुत कंफ्यूजिंग थी ये स्टोरी। अगर आप इसको ज्यादा अच्छे समझें तो प्लीज बताइए कमेंट्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।